दोस्तों, ये सीन जो आप देख रहे हैं, ये मुंबई लोकल का सीन है, जिसमें हर दिन की तरह लोग 9 to 5 जॉब कंप्लीट करके घर वापस जा रहे हैं। मतलब ऑफिस आने के लिए स्ट्रगल करने से लेकर और काम खत्म करके घर जाने के लिए भी उन्हें इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये एक दिन की बात नहीं, बल्कि ये डेली की बात है। और दूसरी सिटीज में तो इससे भी कहीं ज्यादा बुरा हाल है। मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी का ये स्ट्रगल उनकी 20s से ही शुरू हो जाता है और ये स्ट्रगल उनके रिटायरमेंट तक चलता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार आखिर ऐसा क्यों होता है, हम इस तरह से क्यों फंसे रह जाते हैं और हम यहां से निकलेंगे कैसे? तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। आप जिसे देख रहे हैं ये मुकेश है। ये 20 साल का है। मुकेश ने कुछ महीने पहले ही अपने कॉलेज की डिग्री कंप्लीट की है और उसे डिग्री कंप्लीट करते ही एक अच्छी खासी जॉब भी मिल गई, जहां पर उसे एक अच्छी सैलरी भी मिल रही है, जिस कारण वह अपने सभी सपनों को पूरा कर पा रहा है। जॉब लगने के बाद उसे अब ऐसा लगने लगा है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए उसने कुछ ही समय में एक बड़ी सी टीवी खरीद ली, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और एसी तक खरीद लिया है। इस तरह से मुकेश ने अपने सारे शौक पूरे कर लिए। लेकिन तभी एक दिन जब वह मेट्रो से सफर कर रहा था, तब उसने सोचा कि यार रोज रोज मेट्रो से जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्यों ना मैं एक बाइक ले लूं। उससे मुझे ऑफिस जाने में बहुत आसानी हो जाएगी और मेरा टाइम भी बच जाएगा और मैं आराम से ऑफिस तक आसानी से पहुंच जाऊंगा। इसलिए उसने अपनी सैलरी का फायदा उठाया और ईएमआई की मदद से उसने एक नई बाइक ले ली। मुकेश की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। उसे अब किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। मुकेश दिन रात मेहनत किया करता, जिससे खुश होकर बॉस ने उसे प्रमोशन भी दे दिया और उसकी सैलरी भी अब बढ़ चुकी थी। अब हाथ में और पैसा आता देख मुकेश को लगने लगा कि यह घर बहुत छोटा है, वो घर इसके रहने लायक नहीं है। इसलिए मुकेश ने वो घर बेच दिया और एक होम लोन उठाकर उसने एक नई जगह पर अलग घर बनवा लिया। एक दिन मुकेश अपनी बाइक से ऑफिस पहुंचा, तभी उसके कलीग ने उसे देख लिया। ऑफिस के अंदर जाकर उसका कलीग मुकेश से कहता है, सर बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप इंजीनियर की पोस्ट पर हैं, जो इस कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट है, पर फिर भी आप ऐसे 2 व्हीलर बाइक पर आएंगे तो आपका इंप्रेशन नहीं जमने वाला। हाँ, बट यहां पर अगर आप एक अच्छी कार लेकर आए तो देखना आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मुकेश ने अपने कलीग की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसे अपने कलीग की बात बहुत अच्छी भी लगी। फिर क्या था, उसने 1 महीने के अंदर अंदर ही अपनी वो पुरानी बाइक बेच दी। उसने अपनी सारी सेविंग्स मिलाकर कार लोन के थ्रू एक नई कार खरीद ली। मुकेश को इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं था कि मुकेश अब एक रैट रेस में पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि यदि वो छुट्टी लेता है तो उसके पैसे कटेंगे और पैसे कटेंगे तो वो टाइम पर ईएमआई नहीं चुका पाएगा। इसी वजह से वह अपने लिए अब एक दिन का समय भी नहीं निकाल पा रहा था, जिस कारण वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वह शुरुआती इच्छाओं के चक्कर में एक ऐसी रैट रेस में एंटर कर चुका था जिसकी कोई भी फिनिश लाइन ही नहीं है। मतलब कि अब मुकेश को अपने बुढ़ापे तक इसी तरह से काम करते रहना पड़ेगा, फिर चाहे उसका मन काम करने का हो या ना हो। मुकेश की लाइफ से अब कई लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को टीवी, फ्रिज और एसी चाहिए ही, लेकिन हर किसी को कुछ न कुछ तो चाहिए ही होता है। हर किसी की डिजायर तो होती ही है, हर किसी न किसी के शौक तो होते ही हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम वो एक शौक पूरा करते हैं तो उसके बाद हमारे मन में दूसरी डिजायर पैदा हो जाती है, जिसे पूरा करने के लिए हम फिर से दिन रात मेहनत करने लगते हैं और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। रॉबर्ट कियोसाकी इस साइकिल को रैट रेस कहते हैं और इसमें आप दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से ही कंपटीशन करते हो, क्योंकि इसमें आपकी डिजायर खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। आप एक डिजायर पूरा करके ये सोचते हो कि अब आप इससे बाहर आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप एक डिजायर पूरा करते हो तभी अचानक आपकी दूसरी डिजायर जाग उठती है और आप उसे पूरा करने में लग जाते हो। और यही कारण है कि 99% लोग इस रैट रेस में इसी कारण फंसे रह जाते हैं और अपना पूरा जीवन वह इसी तरह से बिता देते हैं। अब हो सकता है कि आपको यह कहानी समझ में ना आई हो, इसलिए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और रैट रेस के बीच का
फर्क समझ में आ जाएगा। मेरे पड़ोस की बात है। विवेक और रोहन करके दो लड़के हैं जो एक साथ ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और वे दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड भी किया करते थे। दोनों को ही बिजनेस करना बहुत पसंद था। दोनों को बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था। इसी वजह से उन दोनों ने एक ही कॉलेज ज्वाइन किया और उन दोनों की क्लासेस भी एक ही थी। वे एक साथ घूमते फिरते, बातें किया करते और पार्टीज भी किया करते और अपना मैक्सिमम टाइम वे दोनों एक दूसरे के साथ ही गुजारते। लेकिन कॉलेज में कब समय खत्म हो जाता है ये हमें पता नहीं चलता। ठीक इसी तरह कॉलेज के बाकी बच्चों की तरह इनको भी पता नहीं चला कि कब इनका कॉलेज खत्म हो गया। ग्रेजुएशन के बाद इन दोनों के ठीक ठाक मार्क्स भी आ गए, लेकिन अब स्टार्टिंग में इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें, जिस कारण उन दोनों ने तय किया कि वे दोनों जॉब करेंगे। लेकिन अब रोहन के पिता का ट्रांसफर हो चुका था, इसलिए रोहन को यहाँ से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। रोहन ने दिल्ली में ही एक अच्छी जॉब भी ढूंढ ली। लेकिन जाने से पहले विवेक और रोहन ने आपस में बातचीत की थी। उन दोनों ने तय किया था कि वो महीने में कम से कम एक बार कॉल करके एक दूसरे से बात करेंगे और अपना पूरा महीना डिस्कस करेंगे कि उन्होंने इस महीने में क्या किया और अब आगे उनका क्या प्लान है। फिर उसके बाद वैसा ही हुआ और वह हर महीने एक दूसरे से बातें किया करते। अपनी लाइफ, कमाई, बचत खर्चे के बारे में वह सब कुछ एक दूसरे से डिस्कस किया करते। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद विवेक की शादी हो गई और अब उसके सर पर जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, जिस कारण विवेक को थोड़ा सा ओवर टाइम भी करना पड़ रहा था। लेकिन कुछ ही टाइम बाद विवेक का प्रमोशन भी हो गया, जिससे उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ। वैसे विवेक के पास एक सेकेंड हैंड कार तो थी, लेकिन सैलरी इंक्रीमेंट के बाद अब उसका मन एक नई बड़ी गाड़ी लेने में था। वो मन ही मन ये सोचने लगा कि मैं डिपार्टमेंट का हेड हूं और अगर मेरे पास एक सेकेंड हैंड कार होगी तो इससे लोग क्या सोचेंगे, ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। इसलिए उसने कार लोन लिया और एक नई गाड़ी निकलवा ली। देखते ही देखते कुछ समय बीता और फिर विवेक की वाइफ भी प्रेग्नेंट हो गई। विवेक अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए उसने बहुत मेहनत की। उसने किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी, दिल खोलकर खर्चे किए, जिससे उसके एक्सपेंसेस भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। हालांकि वो अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता था, इसके लिए वो कभी किसी से कुछ कहता नहीं था और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए वह दिन रात मेहनत करने लगा, ओवर टाइम करने लगा, जिससे अब उसे रोहन से बात करने के लिए समय तक नहीं मिल पाता था। वह पूरी तरह से अपनी निजी लाइफ में व्यस्त हो चुका था। उसका डेली रूटीन अब ऑफिस जाना, वहां जाकर ओवर टाइम करना और लेट नाइट वापस घर आना, और आने के बाद सिर्फ 5 घंटे की ही नींद उसे मिल पाती थी। तनख्वाह मिलने पर एक तो घर के खर्चे पूरे करने पड़ते और साथ ही उसने जो होम लोन और कार लोन ले रखा था उसकी ईएमआई भी उसे चुकानी पड़ती थी। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो अब विवेक पूरी तरह से एक रैट रेस में फंस चुका था, क्योंकि उसे अब सबको खुश करना था और साथ ही अब बच्चे की फ्यूचर प्लानिंग भी तो करनी थी। इन सब में वो कुछ इस तरह से फंस चुका था कि वह चाहकर भी अपने लिए पैसे बचा नहीं पा रहा था। हालांकि विवेक का आखिरी सपना तो यही था कि उसका भी एक बिजनेस हो, पर खर्चे और डिमांड तो यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे थे। वहीं पर दूसरी तरफ रोहन की बात करें तो वो बिल्कुल भी अलग सिचुएशन में था। उसने एक जॉब तो कर ली थी, लेकिन उसे पहले से ही अंदाजा था कि एक टाइम पर उसका भी हाल विवेक जैसा हो सकता है। इसलिए उसने पहले से अपने घर वालों को ये सब खुलकर बता दिया था कि मैं ये जॉब अपने बिजनेस के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए कर रहा हूं, और इसमें उसकी फैमिली ने भी उसका पूरा साथ दिया। रोहन दिल लगाकर ऑफिस में काम किया करता और उसी के साथ में उसी की एक कलीग ऑफिस में काम किया करती थी, जो देखते ही देखते उसके काफी करीब भी आ चुकी थी। दोनों अब रिलेशनशिप में आ चुके थे। दोनों की सोच समझ एक जैसी थी और अब रोहन की शादी का समय भी हो चुका था, इसलिए दोनों ने शादी कर ली। उन दोनों में एक बहुत बड़ी खूबी थी और वह थी टॉलरेंस की। उन दोनों ने जब तक वो बिजनेस के लिए कैपेबल नहीं हो गए कोई खास डिमांड नहीं रखी। उनको यह मालूम था कि कई बार हम फालतू के खर्च केवल दूसरों के कहने पर कर देते हैं। इसी वजह से उन्होंने ज्यादा लोगों से मिलना जुलना भी नहीं रखा, और यदि वो कभी किसी से मिलते और वह ये कहता कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी सैलरी है, तुम्हारे पास तो गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, तो वह कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते। वे दोनों कुछ सालों तक लगातार यूं ही मेहनत करते रहे और आखिरकार उन्होंने अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा खासा फंड तैयार कर लिया।
रोहन का ड्रीम था एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलना, जिसकी लोकेशन, स्पेशल फूड्स, मार्केटिंग, सबका प्लान रोहन के पास पहले से ही तैयार था। उसने अपनी वाइफ के साथ मिलकर इस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना शुरू कर दिया। बट इस दौरान रोहन को ऐसा लगा कि शायद उसके पास फंड की कमी हो जाएगी, इसलिए उसने अपने अकाउंट से बिजनेस लोन उठा लिया। अब क्योंकि वो लोन उनके काम में लगने वाला था, तो वो एक गुड लोन था। स्टार्टिंग में कुछ चीजें प्लान के अकॉर्डिंग हुई और कुछ चीजें उन्हें चेंज करनी पड़ी, पर धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ अच्छे से स्टेबल कर लिया। अब रोहन के रेस्टोरेंट में करीब 5 लोग काम कर रहे थे और ये 5 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल लेते थे। एंड उन दोनों के पास अब फ्रीडम भी थी। अगर अब वो दोनों यहाँ पर रेगुलर ना भी आए, तब भी उनका काम चलता रहेगा, क्योंकि उनका काम अब पूरी तरह से ऑटोमेट हो चुका था। तो आप देख पा रहे हैं, एक तरफ था विवेक, जिसने शुरुआत में तो बहुत मजे किए, लेकिन अब अपनी पूरी लाइफ के लिए वह रैट रेस में फंस चुका है। वहीं पर दूसरी तरफ रोहन, जिसने शुरू में ही सब कुछ क्लियर रखा था। उसने बेवजह के खर्चे नहीं किए, अननेसेसरी डिमांड्स ना तो अपनी फैमिली के अंदर जागने दिए और ना ही खुद के अंदर जागने दिए, और आखिरकार उसने अपने बिजनेस के इस ड्रीम को पूरा भी कर लिया और अपनी फैमिली को रैट रेस से बचा लिया। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग विवेक से खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे, और कोई रियली ऐसा बंदा होगा जो रोहन से अपनी लाइफ को रिलेट कर रहा होगा। इसी वजह से रोहन जैसे लोग 1% लोग में आते हैं और विवेक जैसे लोग 99% लोग में आते हैं। और ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 60% जॉब करने वाले लोग अपनी जॉब से खुश नहीं हैं। मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट की बात तो छोड़ ही दीजिए, उनकी तो ये मजबूरी बन चुकी है कि उन्हें वो जॉब करना ही पड़ रहा है। और ये जो रैट रेस के बीज है, वो हमारे कॉलेज से ही हमारे मन में बो दिए जाते हैं, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग मिडिल क्लास या लोअर क्लास से आते हैं, जिस कारण हमारे मन में बड़े बड़े सपने होते हैं कि जैसे हम ग्रेजुएट होंगे तो हम ढेर सारा पैसा कमाएंगे, अपनी फैमिली को सिक्योर कर देंगे, उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। एक अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, महंगा वाला फोन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी और भी पता नहीं क्या क्या। हालांकि ये सभी चीजें हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें और जल्दी पूरी करने के चक्कर में इस रैट रेस में फंस जाते हैं, और आखिर में आकर हम इतना थक जाते हैं कि हम अपना सपना पूरा करना तो दूर, केवल अकेले समय बिताना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और विवेक और रोहन की कहानी मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप समझो कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है और धीरे धीरे ये सारे डॉट्स कैसे एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। क्योंकि रैट रेस में आप केवल एक वजह से नहीं फंसते, बल्कि इसके कई सारे कारण हैं, और रैट रेस में फंसाने में सबसे ज्यादा बड़ा रोल दूसरों का ही होता है। पर ठीक है, इस रैट रेस को तो हमने समझ लिया, पर अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? क्या इसका कोई रास्ता है जिससे हम खुद को पहले से ही तैयार कर लें? तो आपके लिए अच्छी खबर है, इसका रास्ता है। अगर हम अपनी प्लानिंग को स्टेप बाय स्टेप बना लें तो हम इससे बच सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और रैट रेस के डिफरेंस के बारे में समझना होगा, और साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि कहीं आप ये सारे काम मजबूरी में तो नहीं कर रहे। आपको उस काम में मजा आता भी है या नहीं, आपका मन उस कार्य में लगता भी है या नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जहां पैसा कमाने के लिए आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, जहां आपके पास ऐसे एसेट्स हैं जिसकी मदद से आपको हर महीने कुछ न कुछ पैसे आते रहते हैं, जिससे आप अपना जीवन आसानी से बिता सकते हैं। लेकिन वहीं पर रैट रेस में आप कुछ इस तरह से फंस जाते हैं कि आपकी जेब से, आपकी सैलरी से भी ईएमआई के थ्रू और तरह तरह के लोन के थ्रू पैसे निकलते रहते हैं। आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि अब आप जानबूझकर इस रैट रेस में फंसना तो नहीं चाहेंगे। इसलिए अब जो मैं स्टेप्स आपको बताने वाला हूं, उनको बहुत ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1, फाइंड योर वाई। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि आखिर आप इस रैट रेस से बाहर क्यों आना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप इस रैट रेस से बाहर जाना चाहते हैं? आपको कौन सी चीज ऐसी परेशान कर रही है? क्या आप मजबूर हो गए हैं? क्या आपके ऊपर लोन बढ़ चुका है? या आपको सैलरी कम मिल रही है? या आपको ये काम ही पसंद नहीं है? ऐसे ही कई रीजन हो सकते हैं, या फिर इनमें से भी कोई रीजन हो सकता है। आपको सबसे पहले ये रीजन क्लियर करना ही होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई रीजन है ही नहीं, तो यदि आप रैट रेस से बाहर भी आ गए तो भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट हाउ मच मनी एंड टाइम यू नीड। अब हम ये मान लेते हैं कि आपके पास रैट रेस से निकलने के लिए एक रीजन तो है, तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है
कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको कितना टाइम और कितने पैसों की जरूरत है। ध्यान रखिएगा कि ये टाइम और ये पैसे इतने होने चाहिए जिससे कि आप रैट रेस से निकलने के बाद भी अपना जीवन आराम से बिता सकें, आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। हो सकता है आप में से किसी को 20-25 साल चाहिए और करोड़ों का फंड चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, पैसा और टाइम तो कम ही होगा, बट अप्रोक्सीमेटली वो कितना होना चाहिए ये आपको कैलकुलेट करना ही चाहिए। स्टेप 3, कट आउट योर एक्सपेंसेस। अब देखो, मैं आपसे ये तो नहीं कहता कि आप बाहर घूमने मत जाओ, बाहर का खाना मत खाओ या फिर फालतू के खर्च मत करो, लेकिन अगर आपका मन बाहर का खरीदने का कर रहा है तो आप मन मार कर रह जाओ। आप बस अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस होने से बचो। यदि आपको किसी चीज की जरूरत है तो उस चीज को आप खरीद सकते हैं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए कोई भी चीज खरीदिए मत। और अगर आपका काम किसी सस्ते प्रोडक्ट से चल सकता है तो आप सस्ता प्रोडक्ट खरीदिए। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, वैसे भी लोगों को थोड़ी ना आपको पैसे देने हैं, पैसे तो आपको भरने, आपको अपना जीवन चलाना है। और अगर आपने इस स्टेप को फॉलो किया तो बिलीव कीजिए आप बहुत सारे पैसे बचा लेंगे। स्टेप नंबर 4, प्रिपेयर फॉर योर ड्रीम प्रोजेक्ट। पहले स्टेप में तो आपको पता चल गया कि आपको रैट रेस से क्यों बाहर आना है। तो उसमें से अगर आपका रीजन ये है कि आपको खुद का कुछ करना है, आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है या फिर कुछ भी, तो टाइम आ गया है कि आप उसके बारे में पहले से सीखना शुरू कर दें, उसके बारे में पहले से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, ताकि आगे आपका टाइम खराब ना हो। जैसा कि आपने उस स्टोरी में देखा, रोहन अपनी जॉब के साथ साथ अपने लिए भी अलग से टाइम निकालता था ताकि वह अपने बिजनेस के बारे में पहले से जान सके, उसके अच्छे से प्रिपेयर कर सके। उसने अपने बिजनेस के बारे में हर पॉसिबल जानकारी इकट्ठा कर ली थी ताकि वह अपने बिजनेस को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सके, और इसका फायदा उसे आगे चलकर हुआ। तो यही सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है। इसलिए माइंड में पहले से ये बात तो रख लीजिए कि आपको ओवरटाइम तो करना ही पड़ेगा, एंड जॉब से आने के बाद आपको कुछ समय सीखने के लिए देना ही चाहिए। स्टेप नंबर 5, हैव सम एक्सपेरिमेंट्स। अगर आपका ये नया काम कुछ ऐसा है कि आपको यहाँ पर फुल टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो आप चाहें तो नॉलेज और फंड पूरा हो जाने के बाद जॉब पर रहकर भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, फॉर्म फिलिंग, कंटेंट क्रिएशन या फिर सेलिंग। बट अगर आपका ये काम ऐसा है जहां आपको फुल टाइम देना ही पड़ेगा, तो इसके लिए भी आपको पहले से पूरी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। और एक बार जब आप वो नॉलेज और फंड पूरा कर लें तो आप रैट रेस से बाहर आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। स्टेप नंबर 6, कीप ग्रोइंग योरसेल्फ। कई लोग ऐसे भी हैं जो एक रैट रेस से बाहर निकलने के लिए अपनी जॉब छोड़ते हैं और दूसरी रैट रेस में फंस जाते हैं, जहां पर वो काम तो अपना करते हैं पर वहां पर उन्हें कोई ग्रोथ नहीं होती। और आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आपको रुकना नहीं है। इसलिए आपको पहले से ये श्योर कर लेना है कि जो बिजनेस आपने डिसाइड किया है वो बिजनेस स्केलेबल है या नहीं, उसे अलग अलग लोकेशन पर किया जा सकता है या नहीं। अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनेस प्लान है तो आप रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोकने वाला। और एक टाइम के बाद जब आपके पास अच्छा खासा पैसा भी होगा, आपको उस काम से बोरियत भी नहीं होगी और आपकी इनकम भी रेगुलर आती रहेगी और वो इनकम आपको सेटिस्फाइड करती रहेगी। तो बस उसी टाइम आप ये समझ जाना कि आप रैट रेस से बाहर आ चुके हैं, आपने उस रैट रेस को तोड़ दिया है और अब आप फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। वैसे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और इस टॉपिक के रिलेटेड आपके जो भी ओपिनियन है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी कम सैलरी से पैसे कैसे बचा सकते हैं या फिर SIP कैसे कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, आप जाकर के उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले मंडे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।